ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम फिजियोलॉजी में हमने मेटाबॉलिज्म जो है हम पढ़ रहे थे 8th चैप्टर। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, आज हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, भोजन के साथ ग्रहण की गई प्रोटीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स जो हैं उसमें से कुछ एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स भी होते हैं। पाचन के फलस्वरूप भोजन में उपस्थित प्रोटीन अपने घटकों अर्थात अमीनो अम्लों में विघटित हो जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल्स के अंदर टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, जो छोटी आंत की भित्तियों में विद्यमान विलाई से अवशोषित होकर उनके भीतर विद्यमान रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। यहाँ से ये अमीनो अम्ल यकृत में पहुँच जाते हैं। ये शायद हमने पिछले टॉपिक में नहीं पढ़ा। नहीं, इसमें ये अभी हमारा ड्यू था, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में था। तो पिछले में हमने विलाई, आपको इसलिए मेरे ध्यान में आया कि विलाई मैंने आपको समझा दिया था कि विलाई क्या है। प्रोजेक्शन है इस तरह से, मासा कुलर, ये इस तरह से उंगलियों जैसा, जो किसी सॉफ्ट जो है उसके अंदर यूँ धंस जाते हैं। जहाँ ब्लड जो है वेन आर्टरीज होती हैं, वहाँ से ये जो अवशोषित जो किया गया भोजन है, जो इसमें से अवशोषित हुआ किया गया, तो ये उसको जो है दे देते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं उसमें से। तो ये सूक्ष्माणु विलाई से अवशोषित होकर उनके भीतर विद्यमान रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। वह यहाँ से ये अमीनो अम्ल यकृत में पहुँच जाते हैं, ब्लड के द्वारा सीधे यकृत में पहुँच जाते हैं। इन उपलब्ध अमीनो अम्लों से शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अपने विशिष्ट प्रकार के ऊतकों की मरम्मत व वृद्धि करती है। अंडरलाइन, तो ये जो अमीनो अम्ल हैं ये क्या करते हैं? अंडरलाइन, ऊतकों की मरम्मत व वृद्धि करते हैं। जैसे एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए विशेष प्रकार के अमीनो अम्लों का चयन किया जाता है। तो ये जो एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडी है, ये जो है अमीनो अम्ल हैं, इन्हीं से बनते हैं, यानी कुल मिला के प्रोटीन से बनते हैं, यूँ इनको समझ लीजिए। शरीर में ऊतक कोशिकाओं की प्रोटीन के विघटन से उत्पन्न अमीनो अम्ल एंटीजन्स अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शरीर के ऊतक कोशिकाओं की प्रोटीन के विघटन से उत्पन्न अमीनो अम्ल एंटीजन्स अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको। प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं द्वारा वृद्धि व मरम्मत के लिए उपयोग में आते हैं। जब भोजन में प्रोटीन की कमी होती है अथवा उपवास की अवस्था में कार्बोहाइड्रेट व वसा के भंडार खाली होते हैं तो शरीर का क्षय होने लगता है। इस दौरान शरीर की प्रोटीन जैसे मांसपेशियां काम आने लगती हैं, मांसपेशियां काम में आने लगती हैं। इस प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है वह शरीर का क्षय होने लगता है। तो आज एक फ़ोटो, शायद फ़ोटो अखबार में था, कहाँ था, कि किसी हाथी को कितने समय तक जो है अंदर रखा गया और जब बाहर निकाला तो सिवाय हड्डियों के और कुछ उसके शरीर पर था ही नहीं। तो उस समय ये जो मसल्स जो प्रोटीन है वो सारे के सारे उस समय जो है वो काम ले लिया गया, क्योंकि बाहर से कार्बोहाइड्रेट तो मिला ही नहीं, खाने को कुछ दिया ही नहीं। तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म था। अब हम आज इसके अब बढ़ते हैं वसा उपापचय या फैट मेटाबॉलिज्म।
वसा के पाचन के फलस्वरूप बनने वाले वसीय अम्ल फैटी एसिड्स व ग्लिसरॉल छोटी आंत के विलाई द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ये वही आंत की विलाई ही इसको अवशोषित करती है और आगे सर्कुलेशन में भेजती है। ये ध्यान रखना, तीनों में हमने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में और इसमें वसा में पहले, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। रक्त में परिसंचरित वसीय अम्ल फैटी एसिड व ग्लिसरॉल शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात इनका उपयोग अंगों में ग्रंथियों द्वारा शक्ति प्रदान करने में एवं उनके कुछ स्त्रावों में होता है, सिक्रीशंस में होता है। यकृत में पहुंचे हुए वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाते हैं। शेष का यकृत में ऑक्सीडेशन व डीसैचुरेशन हो जाता है। वसा का शेष भाग, जिसके उपयोग की तुरंत आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये जो है कहाँ डिपॉजिट होता है? चमड़ी के नीचे, उपत्वचीय वसीय ऊतक, सब कुटेनियस एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमने पढ़े हैं, फैटी टिश्यू जो है एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमने पहले भी शायद कहीं वर्ड मैंने यूज़ किया था कि ये जो वसा है वो जहाँ हमारे ऐसे स्थान हैं वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाती है और वो बढ़ने लगते हैं। तो जहाँ आप देखते हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, जहाँ से वो ज़्यादा फैलाव लिया हुआ है, पेट के बाहर चर्बी का, पुट्ठों के बाहर चर्बी का, कुल्लों के बाहर चर्बी का इकट्ठा, ये जो जगह हैं यहाँ पे जो है फैटी जो है फैट जो है इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो बची हुई है वो यहाँ स्टोरेज हो जाती है, फैट उपत्वचीय वसीय सब कुटेनियस एडिपोज टिश्यू के रूप में संचित हो जाता है। वसा विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट से ही बनती है। यदि कार्बोहाइड्रेट शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण किए जाए तो यह वसा के भंडारण फैट स्टोरेज के लिए के रूप में संचित हो जाते हैं। ये इसी में फैटी टिश्यू जो है इनमें संचित हो जाते हैं। सामान्य अवस्था में वसा का ऑक्सीकरण होने से, ऑक्सीडेशन होने से, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। ये जो वर्ड आ रहे हैं चारों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेना, क्योंकि ये तीनों पूछे जा सकते हैं, तीनों नाम, और फिर चौथा इनमें से कोई नहीं लिखा जा सकता है। सामान्य अवस्था में वसा का ऑक्सीडेशन होने से कीटोन बॉडीज बनती हैं, जो कीटोसिस का निशानियां बीमारी की, कीटोसिस आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो हम मेडिसिन में भी आप आगे सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे। बीमारी कीटोन बॉडीज बनती हैं जो रक्त में सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान रहती हैं। ज़्यादा हो जाए तो, कम तो ये रक्त में विद्यमान रहती तो ये एसिटिक एसिड, अब ये नाम है इनके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड तथा प्रोपियोनिक एसिड, तीनों ही पदार्थ को कीटोन बॉडी कहा जाता है। तो ये आप इसको ध्यान में रखें और इसको अंडरलाइन कर लें। कुछ असामान्य अवस्थाओं में, जैसे लगातार भूखा रहना, मधुमेह, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी व वसा की अधिकता से कीटोन बड़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए वसा जो है एक लिमिट मात्रा में ही खाने की प्रेरणा देते हैं और वो एक लिमिट ही खानी चाहिए। और जो काम नहीं करने, वर्कर नहीं है, जो काम करते नहीं, वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल मात्रा के अंदर उसका इस्तेमाल करें। वसीय अम्लों का, फैटी एसिड्स का अधिकता से या तीव्र गति से ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है व इसके फलस्वरूप यकृत में कीटोन बॉडी उत्पन्न होती है। एसीटोएसीटेट डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा एसीटोन में बदल जाता है, जिससे रक्त में कीटोन पदार्थों की मात्रा या स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज कीटोसिस। एसीटोएसीटेट यानी कि ये जो है डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा एसीटोन में बदल जाता है, जिससे रक्त में कीटोन पदार्थों की मात्रा स्तर सामान्य अधिक हो जाती है। रक्त में कीटोन पदार्थों की अधिक हुई अवस्था को कीटोनीमिया या कीटोसिस
या एसिटोनीमिया, एक ही बात है, तीनों नाम है इसके। अब देखिए कीटोनीमिया, कीटोसिस और एसिटोनीमिया, ये तीनों के तीनों नाम हैं इसमें, कहते हैं ये है बीमारी का नाम। उपापचय में गड़बड़ी के कारण कीटोन पदार्थ रक्त के साथ साथ मूत्र व दुग्ध में असामान्य मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। कीटोसिस के अंदर इसी यहीं से डायग्नोज होता है। पेशाब और दूध को जब जांच करते हैं तो उसमें कीटोन बॉडी मिलती है, तो उससे पता चल जाता है इसको कीटोसिस हुई है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, मेटाबॉलिक डिजीज है। उपापचय में गड़बड़ी के कारण कीटोन पदार्थ रक्त के साथ साथ मूत्र व दुग्ध में असामान्य मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। साधारणतया कीटोसिस प्रसव के कुछ समय बाद होता है। ये देखिए यहाँ पे प्रसव के बाद जानवर जो बैठ जाता है, तो कीटोसिस में भी बैठ जाता है और मिल्क फीवर में भी बैठ जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इससे पशु का वजन तेजी से घटने लगता है। यदि प्रसव के बाद पशु के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो तो भी कीटोसिस हो जाता है। कीटोसिस की अवस्था में रोगी को भूख कम लगती है, रक्त शर्करा में कमी हो जाती है, दुग्ध का उत्पादन तेजी से घट जाता है, वह शरीर का वजन तेजी से घटने लगता है। इस समय ग्लूकोज की आपूर्ति करना लाभकारी होता है। इसमें हम कीटोसिस में ग्लूकोज देते हैं और साथ में जो है हाइड्रोकोर्टिजोन दे देते हैं, ताकि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस दोबारा नहीं होता और वो क्योर हो जाती है। अभी हमने मेटाबॉलिज्म तो पढ़ लिया, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। तो अब यहाँ हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये होता कैसे, हाउ इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी और इन द आई थिंक इन द सेल और इवन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हम इसको देखते हैं, ये सेल में होने वाली। अब आप इसको ध्यान से देखें। पहले तो आपने सेल पढ़ा कि वो ही सूक्ष्म दर्शी माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। फिर उसके बाद में अंदर उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और रेटिकुलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या हैं ये, सेंट्रोसोम, अब ये जितने भी हैं ये फिर देखना। और फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये क्रिया चलती जो है, और ये तो हम इसको अजब गजब सा मान रहे हैं देखने और इसकी व्याख्या करने कोई। लेकिन अब मैं कई बार इसको सोचता हूँ कि जिसने ये पूरा प्रोसेस बनाया है, तो ये अजब कारीगर परमात्मा, इसने ये कमाल का खेल है। देखो कितना सा छोटा सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, पता नहीं कितनी छोटी है, उसके अंदर फिर ये जितना जो है मैकेनिज्म, अब ये हम देखेंगे सारा का सारा कि ये किस तरह से जो है वो ये चलता है। तो ये एक वाकई अद्भुत सोचने वाली है। हम तो इसको रट लेते हैं और वैज्ञानिकों ने इसको शोध किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसकी शोध की। और मैं ये कहता हूँ कि ये शोध तो ठीक है, लेकिन ये बनाने वाले ने भी तो इसको किस तरह से इसको सुव्यवस्थित किया है, ये एक अजब गजब क्रिया है। तो आज हम पहले ले लेते हैं इसको। यहाँ तो ये मेटाबॉलिक मैकेनिज्म में तो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सी हैं क्रिया, मेटाबॉलिक क्रियाएं तो। लेकिन यहाँ अब हम जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो हम आज हम अभी हमारे पास टाइम है, तो आज हम इसमें मैं समझता हूँ कि हम पहले ग्लाइकोलाइसिस को ले लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लाइकोलाइसिस यह क्रिया कोशिका द्वारा कोशिका द्रव्य साइटोसोल साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है।
वह इसमें ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज या अन्य मोनोसैकराइड मैंने आपको पढ़ा दिए कौन कौन से होते हैं। तो ये मोनोसैकराइड्स को मेन बात यह है कि पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड में चेंज करती है, जिससे फिर ये सर्कल स्टार्ट होता है। यहाँ से ये सर्कल स्टार्ट होता है। ये भी एक जो हम ये जो क्रैब साइकिल पढ़ते हैं, हम सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हैं, ये भी एक इसी तरह से क्रिया जो है वो चलती है, लेकिन ये एक अलग से जो है वो ये यहाँ रिएक्शन इन्होंने बताया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस का। तो ये लैक्टिक एसिड में इसको तोड़ा जाता है। पहले जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं इनको पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड के अंदर सबसे पहले इसको तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तोड़ते हैं इसको। और फिर इसके बाद में जो क्रिया स्टार्ट होती हैं वो आप इसको आज इससे अकेले इसी को सिर्फ लेंगे, आज इसको बस कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये क्रिया कम ऊर्जा प्रदान करती है, परंतु यह अवावीय एनारोबिक कंडीशन में भी ऊर्जा का तीव्र स्रोत होती है तथा इससे प्राप्त पायरुविक एसिड के, यानी कि मैंने अभी बताया ना आपको मोनोसैकराइड्स जो है ग्लूकोज जो है उनको तोड़ा किसमें, पायरुविक एसिड के अंदर और लैक्टिक एसिड में। तो इससे प्राप्त पायरुविक एसिड के वावीय परिस्थितियों यानी कि एरोबिक कंडीशन में सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल के द्वारा ऑक्सीडेशन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि ये कहने का मतलब है क्रैब साइकिल से भी ज़्यादा इससे एनारोबिक में जो है ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया ग्लूकोज के फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तन होने से आरंभ होती है। रेखा चित्र द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। तो आप इसको अभी मैं इसके ये जो आपका डायग्राम है इसके मुताबिक आपको मैं इसकी जो है व्याख्या आपको इसको दोबारा ये पूरे को आप इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट भी कर लें, अगर नोट्स लें तो नोट्स भी इसके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम ये पहले जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? कार्बोहाइड्रेट ही आहार का मुख्य भाग है तथा जीवित कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत भी है। इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है तथा इसको पाचन तंत्र में इसे पुनः डिग्रेडेड होने पर ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज पाचन तंत्र से अवशोषित होकर रक्त में संचारित होता है तथा शरीर के प्रत्येक अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। जब अधिक मात्रा में होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में हमने पढ़ लिया कि यकृत में और मांसपेशियों में भंडारित कर लिया जाता है तथा जब भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा पशु की कोशिकाओं के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है। इससे ग्लाइकोजन अथवा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल अथवा लैक्टिक अम्ल में क्रमशः एरोबिक व एनारोबिक स्थिति में बदल जाता है। तो ये हमने आपको इतना तो पहले बता दिया था तथा शरीर को ऊर्जा एटीपी के रूप में मिल जाते हैं। इसी क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन, ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन। तो अभी हम देख रहे हैं ये ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ये पायरुविक एसिड जो है वो बन रहा है। अब इसमें दूसरा स्टेप ये कहता है इस ग्लाइकोलाइसिस को EMP अथवा EM पाथवे भी कहते हैं। तो EM हमने यहाँ देख रखा है, लिखा है एम्बेंडन मेयरहॉफ पाथवे, एम्बेंडन मेयरहॉफ। EM का एम्बेंडन मेयरहॉफ बना, पाथवे P का बन गया। कहते हैं क्योंकि 3 जर्मन वैज्ञानिक गुस्ताव एम्बेंडन, ऑटो मेयरहॉफ और JK परहास ने इन्हें सन 1930 में इसका खोज की थी। ग्लाइकोलाइसिस आंशिक रूप से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अथवा हेक्सोज शुगर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन की वजह की वह प्रक्रिया है जिसमें 10 एंजाइम की सहायता से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के प्राप्त होते हैं तथा पुराने कंसेप्ट के अनुसार 38
वह नए कंसेप्ट के अनुसार 32 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती। अंडरलाइन कर लेना इसको, इसमें भी शायद कहीं दिया होगा, हाँ यहाँ भी दे रखा है, लेकिन ये आगे दे रखा है, ये सिट्रिक एसिड में दे रखा है, हाँ इसमें। तो ये 38 और 32 ग्लाइकोलाइसिस प्रथम अवस्था एरोबिक व एनारोबिक हालात में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रथम अवस्था, इसलिए इसके निम्न 2 फेस होते हैं। तो पहला तो है प्रिपेरेटरी फेस, और उसके बाद में पे ऑफ फेस, यानी कि एनर्जी देने वाला। पहला तो शुरुआती तैयारी करता है एनर्जी देने के लिए, तो जो तैयारी होती है जिसके अंदर ये पायरुविक और लैक्टिक एसिड बनता है, ये शुरुआती हो गया। उसके बाद में जहाँ एटीपी प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे पास पे ऑफ फेस हो गया, यानी एनर्जी स्पेंडिंग कंजर्विंग फेस हो गया, एनर्जी कंजर्विंग। अब प्रिपेरेटरी फेस के अंदर एनर्जी स्पेंडिंग फेस है, ये इसमें ऊर्जा लगती है, उसमें जो है ये क्या होगा, कंजर्विंग फेज, पे ऑफ फेज, प्रिपेयरिंग फेज, लेट वी सी। कंजर्व करना तो स्टोर करना हुआ एक तरह से। चलिए ये इसमें आगे बताएगा, कहीं आ जाएगा इसका, ये पे ऑफ स्टेज आगे चल रही है। यस, तो पहले हम लेते हैं प्रिपेरेटरी फेज को। प्रिपरेटरी फेज, इसमें सर्वप्रथम, अब ये यहाँ इसमें इन्होंने तो डायग्राम से दिया है, ये इसकी मैं व्याख्या बता रहा हूँ। ये डायग्राम इधर दे रखा है, यहाँ आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ ये आपको एज इट इज़ मिलता चला जाएगा। तो इसका पहला जो स्टेप है वो है, इसमें सर्वप्रथम हेक्सोकाइनेज यहाँ लिखा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ इसमें, ये जो आपकी बुक है इसमें, ये मैं नोट्स अलग से पढ़ रहा हूँ। ये आपकी बुक है जिसके अंदर आपने 103 नंबर पेज पे ये जो डायग्राम है इसमें आप देखते चले जाएं। पहले ये देखिए हेक्सोकाइनेज जो है, ये हेक्सोकाइनेज क्या है, एंजाइम है, अथवा ग्लूकोकाइनेज, ये देखिए, अथवा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी की सहायता से ग्लूकोज का फास्फोरीकरण, ये पी लिखा हुआ है ना जहाँ, ये देखिए फास्फोरीकरण, ये पीआई लिखा है, ये पीएल नहीं है, ये पीआई है। ये पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है, यहाँ इसको इनऑर्गेनिक फास्फेट कर लो, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये जो है एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी की सहायता से ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। इसमें मैग्नीशियम की भी आवश्यकता होती है। इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, यहाँ आप इसको ऐड कर लें, यहाँ जो है मैग्नीशियम और ले लें, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट इधर हो गया, बन गया, इसका फास्फेट का निर्माण हो गया। हेक्सोकाइनेज सभी उत्तकों में होता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज केवल यकृत में होता है। देखिए, हेक्सोकाइनेज सभी उत्तकों में होता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज केवल यकृत में होता है। तो ये यकृत में शक्ति होती है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लेता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में पहला आपने लाइन देख लिया। दूसरे, अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, दूसरी अभिक्रिया में फास्फोग्लूकोआइसोमरेज, ये देखिए यहाँ ये एंजाइम है लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं, आइसोमेरेज नामक एंजाइम के कारण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फिर आइसोमेराइजेशन फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट से, ये देखिए। अब इसके बाद में इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट का पुनः एटीपी द्वारा, ये देखिए यहाँ एटीपी द्वारा ये एडीपी में चेंज हो जाएगी, और ये एटीपी द्वारा फास्फोरिलीकरण, फिर ये देखिए आ गया इनऑर्गेनिक फास्फोरस, पी यहाँ पे फिर आ गया। तो फास्फोरिलीकरण फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के द्वारा होता है। इसमें फ्रक्टोज 1,6, ये फ्रक्टोज 1,6 आई थिंक डाईफास्फेट होना चाहिए, डाईफास्फेट, यस, डाईफास्फेट का निर्माण होता है। इसमें भी मैग्नीशियम, यहाँ आप मैग्नीशियम ऐड करते चले जाएं, यहाँ मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता होती है।
तो ये हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहाँ तक जो है ये बन गया हुआ है। अब ये यहाँ भी तक भी ये रिवर्स प्रक्रिया थी, यहाँ फिर ये दोनों तरफ देखें आप, ये रिवर्स प्रक्रियाएं हैं। अब ये जो हेक्सोज शर्करा का विघटन, अब जो हेक्सोज शर्करा का विघटन, ब्रेक डाउन ऑफ हेक्सोज शर्करा, ये जो 6 है इसका, इस हेक्सोज शर्करा के दोहरे फास्फोरिलीकरण के पश्चात इनका विघटन एल्डोलेज नामक एंजाइम, यहाँ देखिए एल्डोलेज है, ये देखिए लिख रखा है यहाँ एल्डोलेज, ये एंजाइम लिखा हुआ है। एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन वाले 2 यौगिकों क्रमशः एक हाइड्रॉक्सी एसीटोन 3 फास्फेट हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट व दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में हो जाता है। ये मुझे लगता है यहाँ पे ये दोनों नहीं दे रखे हैं, तो ये 2 नाम अगर आप चाहें तो यहाँ ऐड कर लें। नहीं दे रखा है, हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट नहीं दे रखा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फोरस दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ है एक हाइड्रोक्सी इसमें कुछ थोड़ा सा इसमें और इसमें थोड़ी सी हल्की तब्दीली है, कोई बात नहीं, इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे पहले से ये बनता है 3 कार्बन वाले 2 यौगिकों क्रमशः एक हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट व दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में हो जाता है। तो ये फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो है वो यहाँ पे पहले एल्डोलेज की उपस्थिति में इन 2 में कन्वर्ट होता है। ये 2 यहाँ ऐड और कर लें, कोई खास बात नहीं, ये 2 ऐड ऊपर और कर लें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको आप अलग से लिख लें। यहाँ 3 फास्फोग्लिस ये हो रखा है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड्रोजिनेज, ये अलग है, तो ये आगे कन्वर्ट होगा डिहाइड्रोजिनेज के अंदर, और इधर भी ये लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के अंदर अलग आगे कन्वर्ट होगा। तो ये एक स्टेप इसमें छोड़ा हुआ है, तो एक स्टेप इसके अंदर और ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों उक्त यौगिक आसपास में इंटर कन्वर्शन होते हैं, ये आपस में देखिए, ये सही लिखा है यहाँ पे, ये आपस में इंटर कन्वर्शन एक दूसरे में बदल सकते हैं होता है, परंतु आगे की क्रिया केवल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट ही भाग लेता है। यह कहा जाता है कि ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से 2 अणु ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनते हैं। तो ये नोट करने वाला जो है यहाँ बात है। इसके बाद में अब आ गया, ये पहले था प्रीपरेटरी फेस, अब आता है हमारे पास पे ऑफ फेस, एटीपी जनरेट, हाँ यस, यही मैंने कहा था, एटीपी जनरेटिंग फेस है ये। यहाँ पे इन्होंने एनर्जी कंजर्विंग, अब कंजर्विंग ये प्रोड्यूसिंग है, यस, जनरेट करता है। अब एटीपी जो है अभी बनेंगे, ये देखो इसमें दे रखा है सर्कल के अंदर भी एटीपी यहाँ बताया गया है इसमें प्रोड्यूस होते हुए। तो ये आगे का सर्कल अब जो है ये एटीपी प्रोड्यूसिंग फेस है। इस फेस को पायरुविक अम्ल का सिंथेसिस फेस भी कहते हैं। इस 5वें कदम स्टेप पर भी फास्फोरिलेशन होता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ भी इधर आपने देख रखा होगा, ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस दे रखा है इन्होंने, इनऑर्गेनिक पीआई, ये पीआई है, मैंने ये पीआई कर दिया, पीएल को इसको पीआई करें, P1 नहीं है ये, इसके ऊपर बिंदी लगा लें, तो ये पीआई है। इसमें भी फास्फोरिलेशन होता है जिससे, लेकिन इसमें एटीपी से नहीं, अकार्बोनिक फास्फेट से फास्फोरिलेशन होता है। यहाँ देखिए इनऑर्गेनिक एटीपी अकार्बनिक फास्फेट से फास्फोरिलेशन ये यहाँ होता है। यहाँ ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, ये देखिए 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये बिल्कुल सही है। NAD, ये NAD में अकार्बनिक फास्फेट की उपस्थिति में ग्लिसरॉल में डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रेट, ये देखिए
यहाँ इन्होंने इसका ये जो बना रखा है NADH का जो है रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये जो NAD है इसको नाम आप लिख लें, इसको जो है कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये इसका नाम है NAD। और इसकी ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ये आती है NADH। अब इसमें NaH जो है शामिल है, तो ये इस NADH में कार्बनिक फास्फेट की उपस्थिति में ग्लिसरॉल में डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है। अब ये क्लियर है, अब यहाँ से ये जो स्टार्ट है अब ये बिल्कुल ठीक है। अब ये एक स्टेप इसमें छोड़ा गया था, तो आज मैं समझता हूँ इस स्टेप को हम इतना ही ले, तो ये पे ऑफ फेस है, जो ATP जनरेटिंग फेस है, इसको हम कल जो है करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, इसको समझ के करेंगे, इस तरह से जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ इसमें तो डायग्राम दिया हुआ है, समझाया कुछ नहीं है। तो ये मैं आपको ये सारा जो है आपको बता दूंगा, और इसका मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो है ये जो इस पे आपको इसकी फ़ोटो भी भेज दूँ, ये जो इसके नोट्स हैं, ताकि इस पूरे को आप समझ सको, इसको पढ़ सको। ये इतने से समझ में आने वाला नहीं है। तो आज इसके अंदर जो है इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, 2 लाइनें रह गई थी। अधिक ऊर्जा, यह क्रिया ग्लूकोज के फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित होने से आरंभ होती है। वह रेखा चित्र द्वारा आसानी से समझी जाती है। इसको समझना मुश्किल है, इसको समझाना पड़ता है। ये इस तरह से नहीं, ये लिखना, ये स्टेप बाय स्टेप जो है आपको मैं बताऊंगा। ये डायग्राम से कुछ भी समझ में नहीं आता। अवायवीय परिस्थितियों एनएरोबिक कंडीशन में इस क्रिया द्वारा शुद्ध रूप से ATP के 2 अणु है। वायवीय परिस्थिति में एरोबिक कंडीशन में ATP के 8 अणु, 2 ATP + 2 NADH यानी कि 6 ATP प्राप्त होते हैं। पाइरुविक अम्ल के प्रत्येक अणु में एसिटाइल को ये बनने के दौरान एक अणु NADH का बनता है, जिससे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा 3 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पूछा इसी में से जाएगा, लेकिन इसको उसको समझ हम इसमें से ये लेंगे। लेकिन ये आप इतना सा है तो आप इसको इतना सा ही समझें। लेकिन अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा इस सर्कल को पूरे को समझें, तो ये मैं आपको पूरा आधा जो सर्कल हो गया, आधा सर्कल हम कल इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।